हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उसी सीरीज़ में आज एक और वीडियो लेकर आई हूँ मैं, जो कि है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यानी ज्ञानवर्धक तथ्य। इसमें हम अलग अलग तरीके की जानकारी एक साथ बताने की कोशिश करेंगे। ये जानकारी विज्ञान से जुड़ी हुई होगी, वीरता पुरस्कार से जुड़ी हुई होगी और भी बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई होगी। तो आज देखते हैं, आज कुछ नया है, तो आइए कुछ नया सीखते हैं। सूरजमुखी का फूल बहुत सुंदर होता है। यह सूर्य की तरफ मुंह करके खिलता है, इसलिए इसका नाम सूरजमुखी पड़ा है। सूरजमुखी का मतलब है, मुखी का मतलब है मुंह और सूरज का मतलब है सूरज की तरफ, यानी कि सूरजमुखी। अमेरिका में दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों को महत्व देने के लिए जून माह नेशनल डेयरी महीना के रूप में मनाया जाता है। यानी कि नेशनल डेयरी मंथ अगर हम कहें, अमेरिका में किस मंथ को मनाया जाता है, तो जून मंथ को मनाया जाता है। साहसी बच्चों को दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार हरीश मेहरा को दिया गया था। सबसे पहले हरीश मेहरा को दिया गया था। यानी कि वीरता पुरस्कार जो होता है वो किसे दिया जाता है, जो बच्चे कुछ साहस करके दूसरों की मदद करते हैं या कुछ ऐसा साहसी काम करते हैं जो कि दूसरों को भलाई के लिए हो, दूसरों की भलाई के लिए। भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है। इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था, उन्हें भी यह सम्मान मिला था। यानी कि सबसे बड़ा जो हमारा देश का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है, और वो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, और वो उन्हें भी दिया गया था। दिल्ली और जयपुर में जंतर मंतर दर्शनीय स्थल है। यहाँ सूर्य की रोशनी के आधार पर समय की जानकारी मिलती है। दिल्ली का जंतर मंतर तो हो सकता है आप लोगों ने देखा भी हो, और कुछ लोगों ने जयपुर का जंतर मंतर भी देखा होगा, तो उससे हमें समय की जानकारी मिलती है। पुराने टाइम में घड़ियाँ नहीं थी, तो समय के अनुसार ही सूरज की जो रोशनी पड़ती थी उसके अनुसार हम समय को जानते थे। दोस्ती का सम्मान करने के लिए मित्रता दिवस मनाया जाता है। भारत में यह अगस्त के पहले रविवार और दक्षिण अमेरिका में 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसे जॉयस हॉल ने शुरू किया था। आप लोगों ने भी ये भी मनाया होगा रिसेंटली, फ्रेंडशिप डे अगस्त के फर्स्ट संडे को। तो ये दोस्ती को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, और जो अमेरिका है यानी दक्षिण अमेरिका में है, ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला जर्मनी में लगता है। इसका नाम है फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला। यानी कि जो सबसे बड़ा बुक फेयर लगता है वो जर्मनी में लगता है, जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला। और दिल्ली में जो बुक फेयर लगता है उसको हम बुक फेयर कहते हैं, जो कि फरवरी के महीने में लगता है और दिल्ली के प्रगति मैदान में लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अमेरिका में है। इसका नाम है सैन डिएगो। जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो कहाँ पर है, हमारा अमेरिका में। और इंडिया में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है, जरा मुझे पता करके बताइए। चिड़ियाघर के अलावा हम जानवरों को राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में भी रख सकते हैं। ये जानवरों के प्राकृतिक आवास होते हैं। यहाँ जानवर निश्चिंत होकर अपना स्वतंत्र जीवन जीते हैं। चिड़ियाघर में तो हम जो जानवरों को रखते हैं उन्हें हम प्राकृतिक वातावरण नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, बहुत कम करा पाते हैं, पर जो राष्ट्रीय अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें उन्हें दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा काजीरंगा और कॉर्पोरेट नेशनल पार्क तो बहुत फेमस है, जहाँ पर अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे, लगभग 1 साल 2 साल पहले। नेपाल में दिवाली तिहार के नाम से मनाई जाती है। यहाँ इसे मनाने का तरीका कुछ अलग होता है। इसे 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन काग तिहार, दूसरे दिन कुकर तिहार, तीसरे दिन लक्ष्मी पूजा, चौथे दिन नववर्ष और 5वें दिन भाई टीका मनाया जाता है। नाम बदल दिया गया है, नेपाल में तिहार कहा जाता है और भारत में हम इसे दीपावली या दिवाली कहते हैं। भारत में भी ये 5 दिन मनाया जाता है। पहले दिन हमारा धनतेरस, दूसरे दिन नरक चौदस, तीसरे दिन लक्ष्मी पूजन, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भाई दूज होती है, जिसे भाई टीका भी कहा जा सकता है। भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने दुनिया को बताया कि पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं, सोते हैं और जागते हैं। उन्हें भी दर्द होता है, अगर उन्हें काटा जाए तो वे मर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया जो पौधों की वृद्धि को मापता है। इस यंत्र का नाम क्रेस्कोग्राफ है। पहले भारतीय कहो या पूरे विश्व में पहले वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बोस या बसु, जिन्होंने
ये बताया कि जो पौधे होते हैं उनमें भी सेंसिटिविटी होती है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी दुख होता है, और अगर उन्हें काट दिया जाए तो वो मर जाते हैं। और उन्होंने इस चीज़ को मापने के लिए एक यंत्र भी बनाया जिसे हम क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। हमारी जीभ पर स्वाद कणिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हम खाने का स्वाद लेते हैं। जीभ, ये जीभ लिखा है यहाँ पे, जीभ आएगा। जीभ बोलने में सहायक होती है, साथ ही दांतों में फंसे खाने को निकालकर दांतों की सफाई भी करती है। शरीर के अन्य अंगों की तुलना में जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि जो हमारी टंग है उसी से हम टेस्ट लेते हैं, उसका बहुत सारा काम है, और अगर उस पर चोट लग जाती है तो वो बहुत दिनों तक नहीं रुकती है, बहुत जल्दी भर जाती है। अगला है, स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने बचपन में कई कठिनाइयों का सामना किया। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अपने पिता की आर्थिक सहायता के लिए वह पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्य भी करते थे। वो बहुत परिश्रमी थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और वैज्ञानिक बने। उन्होंने हमारे देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम को भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, कुंवर पदक, वीर सावरकर आदि पुरस्कार मिले। उन्होंने पूरे भारत का विश्व में नाम रोशन किया। जो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से ही बहुत परिश्रमी और लगनशील व्यक्ति थे। उन्होंने बचपन में न्यूज़पेपर घर घर डालकर अपने पिता की आर्थिक सहायता की थी, और उनको जो पुरस्कार मिले वो भारत के लगभग सभी पुरस्कार दिए गए, और उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है क्योंकि वही एक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया में मिसाइल बनाई थी। भारत के सच्चे सपूत चंद्रशेखर आज़ाद अपनी वीरता और साहस के कारण आज़ाद कहलाए जाने लगे। उन्होंने 10-11 वर्ष की उम्र में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। यानी कि इतनी छोटी सी उम्र से ही गांधी जी के आंदोलन में सक्रिय थे और उन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। जापान में जब बच्चा विद्यालय जाना शुरू करता है तब उसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर उस बच्चे को नए कपड़े पहनाकर तैयार किया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्म को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये हम 12 जनवरी को मनाते हैं। इसे माइग्रेंट डे के नाम से भी जाना जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ऑयस रॉक नामक पहाड़ी अपना रंग बदलती है। यह सूर्य के उदय और अस्त होने के समय क्रम से लाल और बैंगनी दिखाई देती है। ये स्कैटर्ड ऑफ लाइट की वजह से होता है। और इस आइस रॉक नाम की पहाड़ी जो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, वो अपना कलर चेंज करती है। अरुणिमा सिन्हा विश्व की पहली विकलांग पर्वतारोही हैं। एक हादसे में अपना एक पैर गंवा चुकी अरुणिमा मात्र 53 दिन में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। पहली एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली महिला थी हिलेरी, और भारत की तरफ से पहली महिला जो पहुंची थी उसका नाम आप मुझे कमेंट में कर बताएंगे, ठीक है। और ये पहली विकलांग महिला थी जो कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। जुल्हा चींटी, ये चींटी का एक प्रकार है। चींटियों की एक विशेष जाति है। ये घोंसलों का निर्माण करती है। इनके घोंसले पत्तों से बने होते हैं। उन्हें मजदूर चींटियां बनाती हैं। ये चींटियां आम, जामुन, शीशम आदि पेड़ों पर पाई जाती हैं। इन्हें दूध मकोड़ी, परबूटा, बीवर, आंट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इन्हें दूध मकोड़ी, बरबूटा और बीवर आंट भी कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसी चींटी है जो घोंसला बनाती है। हमने आज तक सिर्फ पक्षियों को घोंसले बनाते हुए सुना है, पर यह चींटी भी घोंसला बनाती है। भारत में कबड्डी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में यह चेदुगुडू और पूर्वी भारत में हुतुतु के नाम से प्रसिद्ध है। विश्व स्तर पर भारत कबड्डी टीम सबसे सफल टीम मानी जाती है। सबसे सफल टीम मानी जाती है भारत की कबड्डी टीम। और अभी रिसेंटली कबड्डी विश्व कप जो हुआ था वो भी इंडिया ने जीता था। और बांग्लादेश का कबड्डी जो है वो नेशनल गेम है। कदम का पेड़ आकार में बड़ा होता है। इसकी छाया शीतल होती है। इससे अच्छे किस्म के कागज बनते हैं। इसके बीजों से तेल भी निकलता है।
गोबर गैस संयंत्र में पशुओं के मल मूत्र से बायोगैस बनाई जाती है, जिस गैस का उपयोग माँ खाना पकाने के लिए करती है, यह भी उसी तरह जलती है, इसलिए इसका प्रयोग भी रसोई गैस के रूप में होता है। गैस निकलने के बाद जो गोबर बचता है वह खेती के लिए उत्तम खाद होता है। जो बायोगैस प्लांट हैं वो जनरली गांव के एरियाज़ में लगे होते हैं, जहाँ पर गाय भैंसें होती हैं, तो उन गाय भैंसों का जो गोबर होता है वो एक बड़ा सा संयंत्र लगाया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है और वहाँ पर वो डिक्रिएट होता रहता है और उससे गैस निकलती है, जिसे बाद में उपयोग में लाया जाता है। हमारे शरीर से लगभग आधा लीटर पानी पसीने के रूप में, 1 लीटर पानी सांस छोड़ने में और 1.5 लीटर पानी मूत्र के रूप में निकल जाता है, इसलिए हमें प्यास लगती है। प्यास क्यों लगती है? कॉमन सी आता है, अगर हमारे शरीर से पानी बाहर निकलेगा तभी हमें प्यास लगेगी। सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ को गुरुदेव नाम से पुकारा था, आगे जाकर वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। महात्मा गांधी ने ही रविंद्रनाथ टैगोर जी को पहली बार गुरुदेव कहा था और बाद में उन्हें इसी नाम से सभी ने संबोधित किया। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण केरल ईश्वर का अपना घर कहलाता है। यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं, जिनमें बेकल, कोबलम, मुन्नार, वारकला आदि प्रमुख हैं। केरल बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है और ये बहुत सुंदर इसलिए इसे ईश्वर का घर कहा जाता है। और आप लोगों ने साइलेंट वैली सुना होगा, वो भी केरला में ही है। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो निर्माता हैं या जिन्होंने कोई चीज़ बनाई है उसके बारे में। बिजली का जादूगर किसे कहा जाता है? एडिसन को। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिजली के बल्ब की खोज की थी या उसे बनाया था। मशीन युग का निर्माता माइकल फैराडे, उन्होंने मशीन का, इंजन का आविष्कार किया था। सबसे पहली मोटर का निर्माता हेनरी फोर्ड। सिलाई मशीन सबसे पहले किसने बनाई? इलियास होवे ने। और ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल ने। मुगल गार्डन दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित है। इसे एक अंग्रेज वायसराय की पत्नी लेडी हार्डिन ने बनवाया था। इसमें विभिन्न जड़ी बूटियों, औषधियों, फूल वाले पौधे पाए जाते हैं। यह पर्यटकों के लिए फरवरी माह में खुलता है। यह 14 फरवरी से 14 या 16 मार्च तक खुलता है। ये दिल्ली में स्थित है और ये बहुत सुंदर है। यहाँ पर गुलाब की बहुत प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर किसी ने नीले रंग का गुलाब ना देखा हो तो उसे अगली बार मौका मिले तो यहाँ जाकर नीले रंग का गुलाब ज़रूर देख कर आए। वृंदावन गार्डन कर्नाटक राज्य के मैसूर में स्थित है। इसे एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था। शाम के समय आरंभ होने वाला म्यूजिकल और डांसिंग फाउंटेन यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। एम विश्वेश्वरैया को इंजीनियर का निर्माता कहा जाता है या फादर ऑफ इंजीनियर कहा जाता है और इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पर हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। और इन्होंने इस वृंदावन गार्डन का वृंदावन गार्डन बनवाया था, जिसमें इन्होंने एक म्यूजिकल फाउंटेन लगवाया है जो कि बहुत फेमस है। थ्रेड गार्डन तमिलनाडु के ऊटी शहर में स्थित है। इसका निर्माण एंटोनी जोसेफ ने किया है। यह पूरी तरह कृत्रिम फूलों से बना उद्यान है जो धागों से बनाया गया है। इन फूलों को बनाने के लिए किसी प्रकार की मशीन का उपयोग नहीं किया गया है। यानी कि जो थ्रेड गार्डन है, जैसा नाम से है कि धागा, तो धागे से बना हुआ गार्डन है। यानी कि इसमें जितने भी फूल, पेड़, पौधे हैं वो सब धागों से बनाए गए हैं। इसमें कोई भी ओरिजिनल फूल वगैरह नहीं है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। इसके निर्माता नेकचंद हैं। इस गार्डन को मूर्तियों से सजाया गया है। ये कृतियाँ लोगों द्वारा फेंके जाने वाले कचरे, टूटी फूटी चूड़ियों, मिट्टी के बर्तनों, ट्यूबलाइट, मार्बल, टाइल्स, घरों में बेकार पड़े सामानों आदि से बनाई गई हैं। ये तो बहुत फेमस है जो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। इसमें जितनी भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं उसमें जो भी मटेरियल यूज़ है वो वेस्ट मटेरियल, बेसिकली टूटे फूटे मार्बल्स हैं, टूटा कांच है, चूड़ियाँ हैं या हमारे कप प्लेट वगैरह जैसे टूट जाते हैं, वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके इस गार्डन का निर्माण किया गया है। हैंगिंग गार्डन महाराष्ट्र के मुंबई शहर में बनाया गया है। इसे फिरोज शाह मेहता उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हैंगिंग गार्डन का दूसरा नाम फिरोज शाह मेहता उद्यान यानी गार्डन है। इस उद्यान में झाड़ियों को जानवरों का आकार दिया गया है। यह 3 जलाशयों के ऊपर बनाया गया है जो सबसे आश्चर्यचकित कर देता है। यानी कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके आसपास भी जो झाड़ियाँ हैं उनके आसपास लोहे की रेलिंग लगा के, तार लगा के उसमें जानवरों के शेप्स बनाए जाते हैं। तो इसमें जितने भी
पौधे उन सभी को जानवरों की शेप में बनाया गया है। रोज़ गार्डन। रोज़ गार्डन तमिलनाडु राज्य के ऊटी शहर में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान है। इसमें लगभग 200 प्रकार के फूलों का संग्रह है। इस उद्यान को दक्षिण एशिया का सबसे सुंदर उद्यान का पुरस्कार मिला है। रोज़ गार्डन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि गुलाब का बगीचा, तो ये दक्षिण भारत के ऊटी शहर में स्थित है और यहाँ पर 200 प्रकार के गुलाब पाए जाते हैं। इमेजिन करो कितना ब्यूटीफुल होगा वो सब। और इसे सबसे सुंदर दक्षिण भारत के उद्यान का या दक्षिण एशिया का सबसे सुंदर उद्यान कहा गया है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए और उनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इतना क्रिएटिविटी है हमारे यहाँ पर, इतनी डाइवर्सिटी है जिसका शायद पूरे विश्व को नाज होना चाहिए हमारे भारत पर, हमें खुद होना चाहिए एज अ इंडियन। चलिए अब आगे देखते हैं। साबरमती आश्रम में वैष्णव जन तेरे ही कहिए पीर पर आई जाने रे प्रार्थना गीत गाया जाता है। इस गीत की रचना प्रसिद्ध भक्ति कवि नरसिंह मेहता ने की थी। और ये गाना जो है वैष्णव जन तेरे कहिए पीर पर आई जाने, गांधी जी का बहुत प्रिय सॉन्ग था। महात्मा बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। वे कपिलवस्तु के राजकुमार थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और बौद्ध धर्म की स्थापना की। जो महात्मा बुद्ध थे उनका असली नाम सिद्धार्थ था, उनकी पत्नी का नाम यशोदा और उनके बेटे का नाम राहुल था। जब उन्होंने एक घटना देखी कि लोग, बूढ़े लोग हैं, बीमार लोग हैं, तो उनके मन में ये आया कि इंसान के पास कितना धन दौलत है पर फिर भी वो खुश नहीं है। तो उन्होंने एक सच्चे ज्ञान की खोज में अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने बहुत युवावस्था में ही अपना घर छोड़ दिया। लोगों को मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे निकल गए और उन्हें बोधि गया में एक बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट है, दिल्ली में जन्मी शरण रानी बाकलीवाल को वाद्य यंत्र बजाने का शौक था। उन्होंने 300 वाद्य यंत्रों का संग्रह किया जो अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे हुए हैं। मतलब इन्हें जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाने का बहुत शौक था। उन्होंने 300 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट खरीदे या अपने पास इकट्ठे किए जो अब भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय में रख दिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम थॉमस पेन द्वारा सुझाया गया था। जो अमेरिका का नाम है वो थॉमस पेन ने दिया था। सूरजकुंड का नाम तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा बनाई गई प्राचीन रंगभूमि के नाम से पड़ा। जो सूरजकुंड का मेला लगता है वो जो तोमर वंश के राजा थे सूरजपाल, उनके द्वारा बनाई गई रंगभूमि के नाम पर पड़ा है। खादी के कपड़े गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। यह कपड़ा हाथों से काता और बुना जाता है। बुनाई करते समय इसमें छोटे छोटे छेद रह जाते हैं जिसके कारण शरीर को बाहरी हवा मिल पाती है। मतलब ये सभी को पता है कि जो खादी के कपड़े हैं वो गर्मियों में भी पहने जा सकते हैं और सर्दियों में भी पहने सकते हैं। गर्मियों में उनमें गर्मी नहीं लगती और सर्दियों में उनमें सर्दी नहीं लगती। नावों को घर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह नौका घर कहलाते हैं। इसमें हमारे घरों के सामान, कमरे, शौचालय, रसोई घर आदि बने होते हैं। यह नौका घर कश्मीर, केरल आदि में मिलते हैं और कश्मीर में इन्हें शिकारा के नाम से भी जाना जाता है। जो भी कश्मीर गए होंगे उनको पता होगा कि जो शिकारा होते हैं उनमें पूरा प्रॉपर घर बने हुए होते हैं, होटल्स बने हुए होते हैं, वहाँ आराम से आप रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का रक्त समूह अलग होता है। रक्त समूह 8 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ओ, ए, बी, और इन्हीं 4 रक्त समूहों को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिनोट किया गया। आजकल बड़े अस्पतालों में रक्त बैंक बनाए जाते हैं। इन बैंकों में सभी प्रकार के रक्त समूहों का संग्रह किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से रक्त मिल जाता है। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो ब्लड डोनेशन का ही काम करती है और ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड प्रोवाइड कराती है। पीसी सरकार प्रसिद्ध जादूगर थे। उन्हें भारत में जादूगरी के पिता कहा जाता है। उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला था। हमारे भारत में जो भी सम्मान दिए जाते हैं उनमें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भारत रत्न इस तरीके से दिए जाते हैं, तो उन्हें पद्मश्री दिया गया था। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप से पैदा होता है। जब कोई बाहरी कण जैसे रेत, कीट आदि किसी सीप के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और सीप उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता तो उसके ऊपर चमकदार परतें जमा होती जाती हैं।
तब प्राकृतिक रूप से एक मोती का निर्माण होता है। इसी आसान तरीके को मोती उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। जो मोती हमें मिलते हैं, पर्ल्स जो हमें मिलते हैं, वो क्या होते हैं कि सीप में, अगर कोई सीप का मुंह आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा सा खुला होता है, तो जब वो उसमें घुस जाता है कोई भी कीड़ा या कोई कंकड़ या कुछ भी, तो वो बाहर नहीं निकल पाता, और उसी के ऊपर जो परत होती है, जो सीप में जो शाइनिंग होती है, वो चढ़ती रहती है और उससे मोती बन जाता है। इसी टेक्निक का यूज़ हम आर्टिफिशियल मोती बनाने में भी करते हैं। पेड़ पौधे भी हमारी तरह दिन रात सांस लेते हैं। वे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए दिन में पेड़ के नीचे बैठना उठना या उठना बैठना अच्छा होता है, किंतु रात में पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। रात में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जैसे कि आपको अभी मैंने इसी वीडियो में पहले बताया कि जगदीश चंद्र बोस जी ने ये बताया कि पौधे भी इंसान की तरह ही जीवन व्यतीत करते हैं, सांस लेते हैं, उनको दुख, उनको कष्ट होता है, दर्द होता है। सेम उसी तरीके से वो जब सांस लेते हैं तो दिन में तो वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन रात के समय इंसानों की तरह ही वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और अगर हम रात में पेड़ पौधों के नीचे सोते हैं तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन दो लोग एक साथ लेते हैं, यानी कि पेड़ भी ले रहे हैं और इंसान भी ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और जिसकी वजह से हमें सफोकेशन हो सकती है और हम बीमार हो सकते हैं। हाथी को बिल्कुल पसीना नहीं आता, इसलिए वह अपने शरीर पर पानी डालकर खुद को ठंडा रखता है। हाथी प्राय कान हिलाते रहते हैं। अफ्रीका के घने जंगलों में गर्मी और धूप वाले प्रदेशों में बड़े कान वाले हाथी पाए जाते हैं। हाथी जो हैं उनको बिल्कुल पसीना नहीं आता। ये बहुत हैरानी की बात है, इंसानों को कितना पसीना आता है, और इसीलिए वो अपने ऊपर पानी डालते रहते हैं ताकि वो ठंडे हो सके। और कान हाथियों के इसलिए बड़े होते हैं ताकि उनके ऊपर मक्खी मच्छर या कोई भी डस्ट वगैरह ना जम सके। ऐप का अर्थ है पूंछ रहित बंदर। ऐप समूह में 4 सदस्य होते हैं, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगाउटन और गिब्बन। जो ऐप आपने सुने होंगे, ऐप जो होते हैं वो ऐसे बंदर होते हैं जिनकी पूंछ नहीं होती है। तो वो 4 तरीके के हैं, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगाउटन और गिब्बन। और गिब्बन इस समूह का सबसे छोटा जानवर होता है, इसलिए इसे लेज़र ऐप या लेसर ऐप कहा जाता है। उनकी सबसे छोटा होने के कारण इसे लेसर ऐप कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी प्रदूषण और उसके प्रकार। अभी मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, पर इसमें मैं पर्यावरण से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ, जो है प्रदूषण। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन या प्रदूषण हमारे आज के समय की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर इंसान इससे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि प्रदूषण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषक पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। प्रदूषण का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे वातावरण को दूषित कर देती हैं, गंदा कर देती हैं, वो प्रदूषण कहलाती हैं। और जो भी चीज़ें हमारे वातावरण को गंदा करती हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। इनसे क्या होता है, इनसे हमारे जो पर्यावरण में जीव जंतु हैं, चाहे सजीव हैं चाहे इंसान, बेसिकली इसका इफेक्ट सजीवों पर पड़ता है। जैसे इंसान है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उन्हें नुकसान होने लगता है। पारिस्थितिक तंत्र मतलब जो हमारा इकोसिस्टम है, कि अगर जानवर नहीं रहेंगे तो वो जो हमारी इको साइकिल है वो कैसे चलेगी, उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है इस प्रदूषण का। जैसे साइक्लोन आते हैं या मरीन जो जानवर हैं, समुद्र में रहने वाले हैं या पहाड़ों में रहने वाले हैं, वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण प्रदूषण है और वो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये आप सभी जानते हैं। वायु प्रदूषण जब हमारी एयर खराब होती है, जल प्रदूषण जब पानी गंदा हो जाए, भूमि प्रदूषण जब जमीन गंदी, और ध्वनि प्रदूषण जब बहुत ज़्यादा शोर हो। तो आगे की स्लाइड्स में मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, तो ध्यान से सुनिए कि प्रदूषण का क्या बुरा प्रभाव है हमारे ऊपर। सबसे पहले हमारा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो वातावरण है उसमें कौन सी गैस कितनी मात्रा में। शुद्ध वायु में 78% नाइट्रोजन,
5.9% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.93% अन्य गैसें होती हैं। यदि वायु में ये तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध ना हो तो वायु प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषण केवल हानिकारक ही नहीं, घातक भी हो सकता है। यानी कि जो वायु प्रदूषण है, वायु में ये सारी जो गैसें इसी मात्रा में होनी चाहिए। अगर इनका लेवल बढ़ जाता है तो ये क्या होंगी, तो हमारे वायु को प्रदूषित कर देंगी। वायु में शुद्धि की प्रक्रिया वनस्पतियों पर अवलंबित है। प्रकृति में वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया स्वयं होती रहती है। पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक रंध्र होते हैं जिनके दोनों ओर रक्षक कोशिकाएं होती हैं। मतलब जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो हमारी वायु को शुद्ध करते हैं, क्योंकि आपने अभी जाना ही है कि मॉर्निंग में वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं वो शुद्ध वायु होती है और जो खराब वायु होती है वो ले लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार पौधों की पत्तियों द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया हमसे बिल्कुल विपरीत है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो वायु का शुद्धिकरण जो है वो प्रकृति अपने आप करती है, पर अगर इंसान लगातार वायु को दूषित करता रहे और प्रकृति उसे उस मात्रा में शुद्ध नहीं कर पाती है जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। मानव ने अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए हरे हरे वृक्षों को काटकर वायु प्रदूषण को निमंत्रण दिया है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के अन्य कारण भी हैं। बड़े बड़े कल कारखाने हद से ज़्यादा धुआं उगलते हैं। उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं सारे वातावरण को दूषित कर रहा है। पेड़ पौधे काट दिए, बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगा दी। इसी प्रकार वाहनों की निरंतर बढ़ती संख्या और उनसे निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित कर रहा है। यानी कि जो हमारा ट्रैफिक है, जितनी गाड़ियां हमारे पास हैं, उससे भी हमारे वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। इस प्रदूषण के कारण ही सांस के रोग निरंतर बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, किसी को सफोकेशन होती है, तो वो इसी कारण से होती है। इसके अतिरिक्त कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप, दमा तथा फेफड़ों के विभिन्न रोग हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो आजकल इतनी बीमारियां हो रही हैं उसका बहुत हद तक कारण हमारा दूषित वातावरण है। चाहे वो वायु दूषित हो, चाहे जल दूषित हो, उसका मुख्य कारण ही यही है। तो हमें अपने वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए अपने वातावरण को शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। अगला है हमारा जल प्रदूषण। विभिन्न उद्योग धंधों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों के नदियों में मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अतिरिक्त मालवाहक जहाज़ों को समुद्र में धोने से अवशिष्ट पदार्थ जल में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण का प्रभाव न केवल जल में रहने वाले जीवों पर पड़ता है, बल्कि इसका असर मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जल प्रदूषण दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार के प्रदूषण में गंदगी आंखों से दिखाई देती है, जबकि दूसरे प्रकार में वह दिखाई नहीं देती। यानी कि जो हमारे उद्योग धंधे हैं उनसे निकलने वाली जो गंदगी है, हमारे घरों का जो कचरा है या जो भी है, जो हम नालियों में बहा देते हैं, वो नालियाँ जाके नदियों में, समुद्रों में मिल जाती हैं, उससे जल प्रदूषण बढ़ रहा है। उसके अलावा जो समुद्र में जहाज आते हैं, उन जहाज़ों में तेल आता है या और भी चीज़ें आती हैं, उसके जब हम समुद्र में धो देते हैं तो उससे समुद्र गंदा हो जाता है। इसका प्रभाव सिर्फ जल में रहने वाली मछलियों पर, शार्क पर या जलीय जीवों पर नहीं, मनुष्यों पर भी पड़ता है, क्योंकि वही पानी साफ होकर, प्यूरिफाई होकर हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उसमें केमिकल की मात्रा अधिक होती है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और उसके अलावा है कि जो जल प्रदूषित होता है वो दो तरीके का, एक तो हमें गंदगी साफ दिखाई देती है और दूसरी गंदगी हमें दिखाई नहीं देती। जो केमिकल्स का यूज़ होता है वो भी एक तरीके का प्रदूषण है, जो हम अपने शरीर में इन्हें ले लेते हैं और हमें वो नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषित जल के लगातार सेवन से हृदय, गुर्दे, हड्डी, दांत, फेफड़े तथा रक्त संबंधी अनेक रोग जन्म लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट आंतों में जलन पैदा करता है और फ्लोराइड से हड्डियों तथा दांतों का क्षय होता है। प्रदूषित जल में कैडमियम, सीसा, पारा मिले होते हैं। ये मानव शरीर पर विषैला प्रभाव डालते हैं। इसके सेवन से जोड़ों में दर्द एवं गुर्दे, हृदय तथा स्नायु तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम लगातार ये दूषित जल लेते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारा हृदय, किडनी, लीवर, हार्ट, इन सभी पर इफ़ेक्ट पड़ता है और ये इफ़ेक्ट जो है वो हमें बीमार बना देता है।
उसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो हमारी आंतों को यानी इंटेस्टाइन्स को इंटेस्टाइन में जलन पैदा करता है। फ्लोराइड जो होता है यानी कि जो फ्लोराइड है वो हमारी दांत की हड्डियाँ या हमारी जो बोन्स हैं उन्हें कमज़ोर कर देता है। और कैडमियम तो बहुत ही हार्मफुल है, उससे जो बीमारी होती हैं वो मतलब डेडली डिजीज़ होती हैं जिससे इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। और इस तरीके का जो जल प्रदूषण या हम दूषित जल जो पीते हैं वो हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। भूमि प्रदूषण, मिट्टी में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैसें और जल एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जब इस अनुपात में परिवर्तन होता है तो इससे भूमि प्रदूषित हो जाती है। खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अधिक इस्तेमाल से मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। मतलब हर चीज़ का एक लिमिटेड लेवल होता है, या तो जो भी उनका अनुपात होना चाहिए कि किसी भी चीज़ में हर चीज़ का एक लिमिटेड अनुपात है। अगर उससे ज़्यादा या उससे कम कोई चीज़ हो जाती है तो वो चीज़ दूषित हो जाती है, या वो हमारे या मनुष्य के या किसी भी जीव के उपयोग के लायक नहीं रहती है। तो जो मिट्टी है उसमें भी सारी चीज़ों की एक लिमिटेड रेशो होना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा या कम हो जाए तो मिट्टी खराब हो जाती है। जो खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक जो प्रयोग होते हैं, फर्टिलाइज़र्स जो यूज़ होते हैं वो बहुत हानिकारक हैं। वो मिट्टी को भी ख़राब करते हैं और साथ साथ जो फसल उगती है वो भी ख़राब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त भूमि प्रदूषण प्लास्टिक के थैले, पॉलीथीन, कांच की बोतलें, राख आदि कूड़े करकट के फेंके जाने से बढ़ रहा है। इन उर्वरकों तथा दवाओं के प्रयोग से मनुष्य हृदय रोग, गुर्दे, मस्तिष्क के रोग, आँख, लकवा, अनिद्रा, डिप्रेशन, चक्कर आना, कैंसर, मानसिक रोग, त्वचा की जलन, अपंगता जैसे रोगों का शिकार हो जाते हैं। मतलब इसके अलावा अगर भूमि प्रदूषित है, भूमि प्रदूषण के और भी बहुत से कारण हैं, जैसे पॉलीथीन का यूज़ करना, प्लास्टिक का यूज़ करना, कांच का यूज़ करना। ये सब कचरा जो है वो ज़मीन में जाकर डिकम्पोज नहीं होता है, वो ज़मीन को ख़राब कर देता है। और जो ये बढ़ता रहता है उससे हमारा मनुष्य जो है या जो मनुष्य है उनको मस्तिष्क रोग यानी कि मेंटल डिजीज़, फिज़िकल प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, जिसके कारण मनुष्य जो है वो अपंगता यानी कि पैरालाइज तक हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण, आवश्यकता से अधिक तीव्र आवाज़ होना अथवा शोर होना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण हमें दिखाई नहीं देता, परंतु यह बहुत खतरनाक माना जाता है। शहरों के साथ साथ गांवों में वाहनों के बढ़ते प्रयोग, टीवी, रेडियो और लाउड स्पीकरों की तेज़ आवाज़ में चलाया जाना, ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण है। आतिशबाजी के प्रयोग, हो हल्ला आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की माप डेसिबल इकाई में की जाती है। आमतौर पर 45 डेसिबल तक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं डालती, किंतु इससे तेज़ ध्वनि होने पर हमें बहरापन, हृदय संबंधी विकार, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, रक्तचाप जैसी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। 130 डेसिबल से अधिक ध्वनि से कान के पर्दे फटने तथा पागल होने का भय उत्पन्न हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो ध्वनि प्रदूषण है, आवश्यकता से अधिक शोर ध्वनि प्रदूषण है। और ये मुख्य रूप से क्यों होता है, क्योंकि गाँवों में या शहरों में बहुत तेज़ आवाज़ में लोग टीवी चलाते हैं, लाउड स्पीकर चलाते हैं, वाहनों का जो हॉर्न होता है वो इतना तेज़ बजाते हैं। इन सभी कारणों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण से जो मुख्य कारण है वो हमारे कानों पर पड़ता है। मुख्य असर जो है वो कानों पर पड़ता है। कानों पर पड़ने की वजह से हम बहरे हो सकते हैं, हमें हार्ट अटैक आ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बूढ़े लोग हैं या जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बहुत तेज़ साउंड में नहीं रहना चाहिए, या वो बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड ना सुने। इसी कारण से कहते हैं क्योंकि उनकी जो सेंस होता है, उनका जो एबिलिटी होती है वो कम होती है। ध्वनि प्रदूषण का जो रेंज है वो क्या माना जाता है, जो ध्वनि को कैलकुलेट करने की जो इकाई है उसे डेसिबल कहा जाता है। 45 डेसिबल से कम की जो ध्वनि है या 45 डेसिबल तक की जो ध्वनि है वो मानव स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन 130 डेसिबल से अधिक का जो साउंड होता है वो हमारे कानों के पर्दों को ख़राब कर सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड होता है वो ऑडिबल होता है, उससे कम का और उससे ज़्यादा का साउंड ऑडिबल नहीं होता है।
तो यही कारण है कि जो ये हमारा साउंड जो है वो अगर लिमिट से ज़्यादा होता है तो हमारे कान खराब हो सकते हैं, हमें हार्ट अटैक हो सकता है और हम अपना जो मानसिक संतुलन है वो भी खो सकते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के असंतुलन से अन्य कुप्रभाव जैसे सामान्य से अधिक गर्मी, सर्दी अथवा वर्षा, भूख, सूखा, बाढ़, समुद्री चक्रवात, बादल फटने तथा भूकंप आदि होते हैं। अतः पर्यावरण की सुरक्षा हमारा प्रधान कर्तव्य है। ये तो सारी चीज़ें हमने जो बोली हैं, ये तो मैंने अभी प्रदूषण के बारे में बताया कि कितने प्रकार का है और किस तरह से हमें हानि पहुंचाता है। उसके अतिरिक्त भी जो और प्रभाव पड़ते हैं हमारे पर्यावरण पर इन सभी चीज़ों के, वो है कि आवश्यकता से अधिक गर्मी होने लगी है, सर्दी होने लगी है, बरसात कहीं पर बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर साइक्लोन आते हैं, सभी रिसेंटली बहुत साइक्लोन आए हैं, बादल फटने लगते हैं और भूकंप आ जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए हमें अपने जो पर्यावरण है उसका ध्यान रखना है, उसका ख्याल रखना है ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो खराब ना हो। अगर हम अपने पर्यावरण को ख़राब करते रहेंगे तो ऐसे ही हम जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, डिज़ास्टर्स हैं, उन्हें फेस करते रहेंगे। तो उन्हें अगर हमें रोकना है तो हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना होगा, स्वच्छ रखना होगा और उसे इस तरीके से रखना होगा ताकि वो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसे भी साफ़ सुथरा मिल सके। ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन ऐसी कंडीशन में पैदा हो जो इस पर्यावरण में जीवित भी ना रह सके।